406 यानी स्त्री धन वापिस मांगना। मतलब क्या होता है कि कई बार बेम पड़ जाए, मैंने मेरे ब्याह में गाड़ी मिली, वह गाड़ी मेरी है। अरे वह गाड़ी तेरी कौन है, जब तक लाडी तेरी है, जब तक गाड़ी तेरी है, वह लाडी घरों गहीर तो गाड़ी भी गई। यानी दहेज पर केवल और केवल अगर किसी का अधिकार होता है तो उसी महिला का होता है जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए हैं। और अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके अभिभावकों का होता है। अगर अभिभावक से पहले अगर उसके बच्चे हैं तो उन बच्चों का होगा। अगर संतान नहीं है तो अभिभावकों का है, और संतान है तो फिर उस संतान का होगा। पति को और सासरालों की को नहीं है, आपने बस बेम बेम हुआ है। ठीक है, तो वो यहां पर स्त्री धन वापस मांगना, ये अपने डोरी एक्ट से संबंधित है, दहेज से। 493 ये कई बार बताया मैंने, जैसे किसी महिला को यह विश्वास दिला दिया जाए, यह विश्वास दिला दिया जाए कि उसका विवाह विधिपूर्ण हुआ है, जबकि उसका विवाह विधिपूर्ण नहीं हुआ। ठीक है, अब कोई महिला है, बिना विश्वास दिला दिया जाए, कैसा ऐसा कई बार होता है कि हमारे घर में कोई है, लड़की ने देखने आया। ठीक है, अब बे के बठू आया, छोरी ने देखा जी, माने तो आई पसंद है, मारी घनघोर, मान तो आ थारी चमचम पार्ले जी बिस्कुट बैल्यू स्याही, मान तो बहुत चोखी लाग रही है साहब, मैं तो इन्हें ही ले जाऊंगा। घर का कहे ब्याह की तारीख ना साहब, मारे तो भाई छोरा पसंद आ गई, छोरो तो भाई आ गया, मैं तो आई ले जाऊंगा। ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, चुन्नी उड़ावे और बिना ले जाए, बिना क्या तेरे ब्याह होगा। अब क्या होता है कि वो ले गए और वहां उसके साथ में गलत घटना घटी, दुष्कर्म किया और उसको छोड़ दिया। अब बात आया भाई कि मेरे सगा घटना घटी, घरार बतावे, तो भाई लोग विश्वास क्या करेगा, ब्याह हुए को नहीं, फेरा लिए ही को नहीं, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम में अग्नि के सामने 7 फेरे अनिवार्य किए गए हैं। तो फिर आपने ऐसी मूर्खता दिखाई क्यों? तो ये यहां पर मुख्य चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब लिखा है 4 और 9 13, 9 और 4 13 और 4 17, यानी खतरा। पहले से शादीशुदा बाद में दूसरा विवाह करना कि घर पर आपके पहले से ही एक पत्नी है और फिर आप दूसरी पत्नी लेकर आ रहे हो। ठीक है, आपके घर में, मतलब कि यहां अपने बात करते हैं, खतरा पहले से है और दूसरा खतरा, एक खतरा टला नहीं, दूसरा खतरा लेके आ रहे हो। 4 9 4 यानी 9 4 13 और 4 17। ठीक है, 17 है तो खतरा है, 17 है तो खतरा है। पत्नी हूं ज्यादा खतरो ये दुनिया में किसी को, कितना ही पटाखा लियार बजा लियो, सूतली बम लियार बजा लियो, आइटम बम लियार बजा लियो, परमाणु बम बजा लियो, वो सारू मोटो खतरो ही है। क्योंकि देखो शादी में क्या लिखड़ो है, शादी इसका उल्टा करके देखो आप, दिशा, शादी हुई और आपकी दिशा फुर्गी। ठीक है, तो बाइंग अंदर 494 में तो याद क्या करना है, 9 4 13 और 4 17, यानी घर से सूतली बम बजाओ चाहे थे पटाखा बजाओ, बहु ही तो खतरों को तो लुगाई खतरो है। एक लुगाई पहला यार दूसरी लिया होगा तो खतरा यार 7 साल की सजा, बाद में कहता है ना मैं तो गोरी तेरे सागर 7 फेरा लिया नहीं, बाकी ऐसी दूसरी सागर क्यों लिया, अब तू 7 साल खाता चलो जा। ठीक है, तो दोनों पछता होगा। वो भी है कई बार तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तो भाई अठे ही भूली जाए जो दो है। 495 यानी 10 वर्ष का कारावास व जुर्माना। 495 में क्या होता है कि पहले वाली शादी का निस्तारण नहीं हुआ, पहले वाली शादी का निस्तारण नहीं हुआ, निस्तारण नहीं हुआ और छिपकर दूसरी शादी करना, दूसरी शादी करना। कहने का मतलब यह है, जैसे आज मैं यहां पर कार्यरत हूं और मैंने यहां पर
एक जगह पर विवाह कर लिया, पहला वाली को कोई मतलब कि मैं तलाक तलूक की कोनी हो, नया निस्ताकरण हो, और मैं दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई बड़जार में एक ब्याह और कर लियो, फिर तीसरी जगह क्यों बड़जार और ब्याह कर लियो, तो भाई सजा 10 साल लगी है। ठीक है, उदाहरण दिया है मैंने, मैं करूं को नहीं, ठीक है, नहीं मन डर लगा है। ठीक है, तो एक हो जाए भाई गणिए, तो यहां 10 वर्ष का कारावास व जुर्माना। 496 इसको याद करने का आसान तरीका है कि छल पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह करना। कई बार क्या हुआ कि ना घरों बजागे लिया हुआ, वो व्याकुन सो है छल पूर्वक या कपट पूर्वक। तो आप इसको ये ध्यान रखना, बजागर को लिया, आपको भी पता है, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान सहयोगिता को भगाकर लेकर आए थे, यानी उनके घर से उठाकर लाए थे। कपट पूर्वक हो गया ना, वो कपट पूर्वक विवाह हो गया। अब उसको शायद गंधर्व विवाह या राक्षस विवाह भी अपने बोलते हैं। यहां छल पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह करना। छल पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह करना कहने का मतलब है कि किसी के घर में गए और उसकी मतलब की बेटी हो या किसी की बहन हो, उसको वहां से भगा लाना। ठीक है, वो कहते ना मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से। ठीक है, तो बात चीज अठी लागू हुआ 496 के अंदर, छल पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह करना। 497 को बोलते हैं जार कर्म। तो गुरु जी जार कर्म का मतलब क्या हो? जार कर्म का मतलब यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां जार कर्म से तात्पर्य यह है कि कोई महिला है, ठीक है, उसके साथ किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर गैर कानूनी संभोग किया, यह जानते हुए कि उस महिला का पति जीवित है, तब करना वो क्या कहलाता है? जार कर्म कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई शादीशुदा महिला है, शादीशुदा महिला के साथ में किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के साथ उसके संबंध स्थापित होना, और यह जानते हुए कि उस महिला का पहला पति जीवित है, तब उसको क्या कहेंगे? धारा 497 में जार कर्म। 498 क्या होती है दोस्तों? 498 2 वर्ष का कारावास व जुर्माना। इसके अंदर यह है कि किसी महिला को बहलाकर विवाह के उद्देश्य से अपहरण करना। क्या होता है कि कई अरब कंट्रीज में भी होता है, यहां पर भी होता है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई लड़को और लड़की है, वो छोरो छोरी ने मैं तने पार्ले जी बिस्कुट खाऊंगा ब्याह के बाद में, संतरा यानी 4 गोली लार देशू, एल्पेन लिबे तो तने पूरा दिन ही राखसू, छोर राज्यो जे देख मेरो कितो ख्याल रखा है, मैं जद कहूं जद मेरो फोन को रिचार्ज करवा दे, जद मैं कहूं मन गोलगप्पा ले दे, यानी उसको पहले बातों में उसने भूल जाया। फिर भी किसी आपा ने ब्याह कर लिया, आपा दोनों राजी रहे, ठीक है, मैं तेरे बिना मर जूं, तेरे खातर चांद तारा तोड़ लेऊंगा, अठे नहीं खेत के मां वीडियो एक कमेंटर मैसेज आया कर तो नहीं, अटा खेत के मां के मूंगफली को निकलने लग रही है, चांद तोड़ा की बात करने लग रही है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि यहां बहलाना, फुसलाना और उसके बाद उसका अपहरण करना, ये धारा 498 में है। तो आप इसको नोट। तो अब अपने बात करते हैं 498 ए की। 498 ए यानी किसी महिला को उसके पति या नातेदार द्वारा प्रताड़ित करना। गुरुजी सारी धाराएं बता के समस्या तो आज हटावरा हो जाएगी। ठीक है, क्या होता है कि कोई महिला है, बा घरे बैठी है, बारू पति आयो, आप गए साडू सागा आ गयो या बहनों ही सागा आ गयो, और आकर के तू क्या करने ला रही है, तो काम कौन करे, कर को पचो कौन लगा सी, एक कपड़ा को तरबाब दो सी, यानी उसको मतलब धमकाना, डराना, वो धारा 498 के अंदर है। ठीक है, पति हो चाहे नातेदार हो, नातेदार यानी रिश्तेदार आ गए, हक कौन जमास के, चा बढ़िया कौन बनाई, सब्जी बढ़िया कौन बनाई, जा खुद बना ले, कौन बनाओ, वो स्टोव पड़े और वो सिलेंडर पड़े, जा बना ले आयो। तो ये कहना ला रही कहना को नहीं है, ठीक है नहीं, हाँ अपने पति का आदर करना है। 498 भी बोलो जी वो है बेचारो। कई होते हैं ऐसे, जैसे हम पढ़ते हैं, कई बार घटनाएं आती है कि दहेज के कारण जला दिया, या उनमें लगा हुआ थाना में ऐसा रोजा कैसा जी मेरो बिंद मैंने कुटियो दारू पी लीजिए, तो पहला गीत कौन गायो है, आवे आधी आधी रात पी गए जब तो वो गीत गावे, और अब क्या मन कुटियो। 498 बी है यानी
दहेज मृत्यु से संबंधित, दहेज मृत्यु से संबंधित, दहेज मृत्यु से संबंधित। इसमें क्या होता है दहेज मृत्यु से संबंधित वाली इस धारा के अंदर कि कोई महिला है, उसकी शादी हुई है, शादी की दिनांक से, कब से, शादी की दिनांक से, शादी की दिनांक से अगले 7 वर्षों तक, दहेज मृत्यु बोलेंगे इसको, दहेज मृत्यु, शादी के दिनांक से अगले 7 वर्षों तक किसी भी कारण से महिला की अगर मृत्यु होती है तो उसको 7 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास है। अब यहां पर प्राकृतिक कारणों को शामिल नहीं किया गया, प्राकृतिक कारणों को शामिल नहीं किया गया, प्राकृतिक कारणों को शामिल नहीं किया, यानी कोई गाड़ी में जान लाग रही, एक्सीडेंट हो गयो, या किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, या कोई जानवर सांप वगैरह खा गयो, ठीक है, एक कारण भी अंदर शामिल को नहीं। अगर फांसी लगी है, उसके ऊपर मुंह पर तकियो गेर बिना मार दियो, ठीक है। फिर है 509, किसी महिला पर आपराधिक दृष्टि से किया गया हमला, यानी उसको क्षति पहुंचाना, आपराधिक दृष्टि से किया गया हमला, ये उसके अंदर शामिल हो जाएगा। इनके अंदर और भी चीज हुआ है, क्या हुआ, टेलीफोन पर अश्लील बातें करना, टेलीफोन पर अश्लील बातें करना, ठीक है, या टेलीफोन पर अश्लील बातें करना, या जीभ निकालकर चिढ़ाना, जीभ निकालकर चिढ़ाना, ये सारी बातें किसमें शामिल हो जाती है, इसके अंदर हो जाती है धारा 509 के अंतर्गत। इसमें सजा का प्रावधान अलग है, अगर हम किसी पर अपराध की दृष्टि में हमलो करांगा तो 7 साल। कुछ जीभ निकाल कर क्या चिड़ानो, जिया कोई स्टोरी सामने खड़े हो गया, बा खड़ी है, बाइयां करने लगे थे, बिया करने लग गया, बाइयां करे थे, यहाँ करने लगे, बाइयां खड़ी थे, यहाँ करने लगे, यानी जो वो हरकत कर रही है सेम थे बिया, बाद में जीव चल सुनी, उसने कुछ कहा ही नहीं थे, बिन जीव निकाल बिन चुड़ा दियो, तो वो चीजें धारा 509 के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो आप टेलीफोन पर अश्लील बातें बार बार फोन करके बिना सताव कौंस को, ये सारी इसके अंदर आ जाएगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे अपने पढ़ते हैं, टेलीफोन पर अश्लील, इसके लिए 3 साल की, वहां 7 साल की लिखाए तो है, 3 साल और उधर 7 साल, ये देख लो, ठीक है। आयो शराबी आधी रात नशे में डुल्ले। नेक्स्ट अपनी धाराएं रहेगी 326A, 326B और 302, 305, तो आप नोट कर लीजिए, तो मैं पानी पी लूं। अब यहां पर बात करते हैं अपने, सीधा आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा 326 क्यों संबंधित है, एसिड अटैक को संबंधित है। 326A यानी जानबूझकर महिला पर रासायनिक पदार्थ द्वारा हमला करना। 326B यानी हमला करने का प्रयास, ठीक है। यहां ये जो होता है इसमें तो कानून संशोधन अधिनियम द्वारा सजा मिलेगी, कानून संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा सजा का प्रावधान, ठीक है। इसके अंदर मतलब कि रासायनिक पदार्थों में जैसे अपने तेजाब आदि की बात करते हैं। 302 में क्या होता है, मतलब कि अरे अपने 302 में कहते हैं ना मृत्युदंड, यानी किसी व्यक्ति पर आपने हमला किया है और उसकी मृत्यु कर दी है तो आपने भी क्या मिलेगी, मृत्यु मिलेगी, ठीक है। 302 में क्या हो जाएगा, फांसी की सजा है, फांसी की सजा,
समझाने का मतलब यहां पर क्या है कि ओ एक आदमी है, ठीक है, ओ भी एक आदमी है। अब थे क्या करियो, इंग ऊपर आ राड ले रखी है, इन पर हमलो करियो और ओ को गलो काट दियो, राडू मार गए, ठीक है, ओ मर गो, आदमी मर गयो तो ओ इन्हें फांसी की सजा है। 305 बालक द्वारा आत्महत्या का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास करना, आत्महत्या का प्रयास करना किंग द्वारा, बालक के द्वारा, अगर कोई बालक है उसके द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जाए तो वो धारा 305 है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, धारा 306, इसमें बालिग द्वारा आत्महत्या का प्रयास, बालिग द्वारा आत्महत्या का प्रयास। फिर अपने बात करें 307, 307 के अंदर क्या होता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी हत्या के इरादे से किया गया हमला, हत्या के इरादे से किया गया हमला, जानलेवा हमला बोल सकते हैं, ठीक है, जानलेवा हमला, ठीक है, कोई आदमी ने मारने को प्रयास करियो। 82 0 से 7 वर्ष का बालक अपराध करता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, 0 से 17 लिख दियोगे। 0 से 12 वर्ष का बालक अपराध, यानी ये दोनों किसमें नहीं आएंगी धाराएं, अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि बालक की जबकि सोचने की समझने की शक्ति है जबकि अभी विकसित को नहीं। धारा 369 में क्या होता है, किसी शिशु का अपहरण इस उद्देश्य से किया जाए, इस उद्देश्य से किया जाए कि उसके शारीरिक अंग, उसके शारीरिक अंग, उसके शारीरिक अंग जो है अंग चुराए जा सके, चुराए जा सके, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। साग साग थे याद करता रहो, तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। नेक्स्ट, बाकी मैंने बोल दिया पीडीएफ मिल जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं मंत्रालय स्थापना 1985 में हुई थी। इसका यह उद्देश्य रखा गया था, इसका नाम बदलकर अब ये कर दिया गया है, ठीक है, 30 जनवरी 2006 से, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, और राज्य महिला आयोग विकास मंत्रालय ममता भूपेश, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। स्थापना 31 जनवरी 1992, एक अध्यक्ष व 5 सदस्य, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। नियुक्ति केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। त्याग पत्र जो है वो केंद्र सरकार, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। प्रथम अध्यक्ष इसकी जो थी वो जयंती पटनायक थी, जयंती पटनायक, और वर्तमान अध्यक्ष है इसकी रेखा शर्मा। सबसे लंबा कार्यकाल वाली अध्यक्ष रही थी गिरिजा व्यास। तो ये आपको 3 नाम याद रखने हैं, बाकी छोटी मोटी बातें ऐसी, अरे पॉलिटिकल के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्य महिला आयोग, इसकी स्थापना 15 मई 1999 को जयपुर में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष थी कांता कथूरिया, और वर्तमान अध्यक्ष है इसकी सुमन शर्मा। लेकिन अभी सुमन शर्मा के स्थान पर जो सचिव भी होता है अल्फा चौधरी कार्यरत है, ठीक है। एक अध्यक्ष व 3 सदस्य। इसमें जो सचिव होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है जो सचिव होता है, ठीक है। ये सचिव प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो चाहे वो राज्य महिला आयोग हो, दोनों के अंदर ध्यान रखना है। सती प्रथा रोकथाम निवारण अधिनियम 1987, सती प्रथा जो है इसके अंदर अपने बात करें कि सहगमन, सहमरण या
अन्वारोहण। पति जो होता है उसकी मृत्यु के मतलब कि शैया पर बैठकर सती हो जाना, यह सहगमन यानी सहमरण भी साग्य मृत्यु। ठीक है। एक शब्द आता है अनुमरण। अनुमरण यानी पति की निशानी के साथ, पति की निशानी के साथ सती होना, पति की निशानी के साथ सती होना, ये इसमें कहलाएगा। ठीक है। लागू 3 जनवरी 1988 से, अधिनियम में 5 अध्याय, धारा 22 है। राजस्थान में देखो सती प्रथा को रोकने वाली प्रथम रियासत, सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत जो थी वो है 1822 ईस्वी में बूंदी। 1822 ईस्वी में बूंदी। जैसे कन्यावध पर कोटा ने लगाई थी सर्वप्रथम, बाल विवाह पर जोधपुर में, और उसके बाद समाधि प्रथा जयपुर के अंदर बात करते हैं। तो यहाँ सती प्रथा पर तो रोक लगाई 1822 में, लेकिन 1988 के इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले अपने बात करें कि राजस्थान में इस अधिनियम के तहत अलवर रियासत ने सर्वप्रथम 1830 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। यानी सती रोकथाम निवारण अधिनियम 1987 का रोक गुरुजी 1830 के अंदर जगह लगाने लग रही है। तो वो बाद में बने हो, लेकिन ये प्रश्न इस प्रकार से है कि अलवर रियासत ने सर्वप्रथम रोक लगाई थी। ये आपको ध्यान रखना इस अधिनियम के तहत, जो इस अधिनियम में बातें हैं उसके तहत। ठीक है। अब बात करें कि सती प्रथा के लिए जो सबसे पहले जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, एरन अभिलेख में मिलती है। एरन अभिलेख 510 ईस्वी का है, जो कि भानुगुप्त के समय का है, भानुगुप्त के समय का है एरन अभिलेख, ये ध्यान में रखना है। फिर बात करें राजस्थान में अंतिम सती, राजस्थान में अंतिम सती जो हुई थी वो रूप कंवर कांड, रूप कंवर कांड, रूप कंवर कांड जो है दिवराड़ा सिक्कर में श्री माधोपुर तहसील के अंदर माल सिंह की पत्नी थी जो सती हुई थी। और सती माता का जो मंदिर है वो झुंझुनू के अंदर है। रानी सती जी का मंदिर भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है। और बिना पति के सती होने वाली माता है वो घेवर माता है, घेवर माता है। सबसे पहले सती प्रथा के लिए प्रयास जो किए गए थे वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए थे। और विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में, सॉरी वो जो मैं आपको ये सती प्रथा निवारण अधिनियम बता रहा था, विलियम बेंटिंग ने जो 1829 में जो रोक लगाई थी इस अधिनियम के तहत, ये 1830 वाला, ये पहले ध्यान में नहीं आया था तो ये ध्यान में रखने ला। विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो सर्वप्रथम रोक लगाई थी सती प्रथा पर, उस अधिनियम के तहत जो रोक लगाई गई थी वो अलवर रियासत में। और उसके बाद में फिर ये 1987 के अंदर रूप कंवर जो कांड हुआ था, फिर भारत सरकार के द्वारा ये अधिनियम बनाया गया। इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले सती प्रथा के लिए जो प्रयास या रोक लगाने वाला व्यक्ति अगर पूछा जाए तो महमूद गजनवी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अकबर की बातें करते हैं, अपने मुगल काल में आ जाते हैं। तो सांस ही नहीं आ रही। आगे अपने मातृत्व अवकाश के बारे में पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लें और जल्दी जल्दी मातृत्व अवकाश के बारे में कमेंट करना शुरू कर दें। तो बात करते हैं आगे की। मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961, 1989, दूसरा संशोधन 2016। राजस्थान वित्त विभाग द्वारा 22 मई 2018 को अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया गया। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 103A में संशोधन करके पुरुषों को भी अवकाश प्रदान किया गया है। पुरुषा ने गुरुजी कितना दिन को 15 दिन का, क्योंकि पहला महिला ने मिलतो पुरुषा ने मिलन लाग गयो। इनका चाइल्ड केयर लीव भी बताया कौन बताया अठी बताना पड़ेगा। ठीक है। मातृत्व अवकाश संशोधन, पहले जो अवकाश मिलता था वो कितना दिन को मिलतो 12। अब दूसरा संशोधन करके अब कितने दिन कर दिए 26 सप्ताह। 26 सप्ताह में अवकाश किया ले इसका 13 सप्ताह प्रसव पूर्व और 13 सप्ताह प्रसव
बाद। अब क्या होता है, एक चीज आपको मुख्य रूप में ध्यान रखनी है कि चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव जो है वो कितनी मिलती है, 730 दिन। कितने दिन, 730 दिन चाइल्ड केयर लीव मिलती है। कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए पूरे सेवा काल में, पूरे सेवा काल में। और एक चीज और ध्यान रखनी है, वह स्थान जहां 50 से अधिक या 50 तक कोई महिला कर्मचारी कार्यरत है, महिला कार्य कर रही है, तो वहां एक शिशु गृह होना भी जरूरी है, शिशु गृह होना भी जरूरी है। ये आपको मुख्य रूप से यहां पर ध्यान रखना है। चाइल्ड केयर लीव 730 दिन है, 2 बच्चों के लिए पूरे सेवा काल में मिलती है। इसको नोट कर लीजिए आप। 12 सप्ताह पहले संशोधन में थी, बिल्कुल बाद में 26 सप्ताह कर दी गई है। वेतनिक अवकाश होता है कि हाँ बिल्कुल वेतनिक अवकाश होगा। ये चाइल्ड केयर लीव में न्यूनतम अवकाश 15 दिन का, अधिकतम 180 दिन का है। ये भी अगर लिखना चाहो तो इसमें न्यूनतम 15 दिन, अधिकतम जो होगा वो 180 दिन का होगा, 180 दिन का होगा। और अवकाश लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, अवकाश लेने के लिए पहले 90 दिन या 3 महीने पहले सूचना देनी पड़ेगी जिस विभाग में आप कार्य कर रहे हो। द मुस्लिम वीमेन बिल, यानी 3 तलाक वाला प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज बिल, जिसे अपने मौखिक तलाक भी बोलते हैं, मौखिक तलाक भी बोलते हैं, जिसे 3 तलाक भी बोलते हैं। 3 तलाक कैसा है वो भी पढ़ लीजिए। सायरा बानो की यहाँ पर बात की होगी, ये देख लीजिए। सायरा बानो उत्तराखंड की है और इनमें जगदीश चंद्र खेर का जो मुख्य नाम है, इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लोकसभा में कब पारित हो, बहुत कम चांस है, लेकिन उत्तराखंड की सायरा बानो ने तलाक के लिए खुलाफ कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी, उसके अंदर 5 अध्यक्षता वाली 5 जजों की एक कमेटी थी। उसने 3-2 के बहुमत के फैसला देते हुए 3 तलाक प्रथा को निरस्त किया और इसे गैर कानूनी करार दिया। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता था कि पहले किसी पति के द्वारा जो होता है कि महिला को 3 बार क्या है, तलाक है, तलाक है, तलाक है, ऐसे बोलते ही विवाह विच्छेद की प्रक्रिया होती थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर अपने हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में इसमें मुख्य रूप से आपको कुछ ज्यादा खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हिंदू विवाह के अंदर मौखिक तलाक भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं मौखिक तलाक। और जी हिंदू विवाह अधिनियम में के पढ़नो है, अरे की कौन पढ़नो हिंदू विवाह अधिनियम में। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर अपने बात करते हैं तो की कौन ज्यादा था याद करनी। लड़का की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष, ठीक है। विवाह को हिंदू धर्म में क्या माना गया है, 2 आत्माओं का मिलन माना गया है, जिससे सृष्टि के तीसरे व्यक्ति की रचना हो सके। हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर अपने बात करते हैं तो अग्नि के सामने 7 फेरे, अग्नि के सामने 7 फेरे होने चाहिए। एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। नातेदार यानी रिश्तेदारों ब्याह को नहीं हो सका, नातेदार से विवाह नहीं हो सकता, विवाह नहीं हो सकता। पहले पति या पत्नी कोई जीवित है तो थे दूसरा विवाह कौन कर सको, हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर एक्ट माना गया है। अब कई गुरुजी ब्याह के अंदर तो 3.5 फेरा ही हुआ है, ठीक है। 3.5 फेरे अपने जो बाबूजी वाली घटना है उस घटना के बाद मानते हैं, ये हमारी मान्यता है, ये इस एक्ट की मान्यता नहीं है, तो इसको आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015, ठीक है। डायन प्रताड़ना अधिनियम इसे लागू हुआ था 26 जनवरी 2016 को। अब कई कैसे गुरुजी अप्रैल 2015, अरे ये अधिनियम है तब का, तो
धाराएं हैं इसके अंदर, 15 धाराएं हैं, क्योंकि 15 इसमें लिखा हुआ है। महिलाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल, पहला पोर्टल यूपी सरकार द्वारा संचालित, यूपी सरकार द्वारा संचालित, ये है पहला पोर्टल, पहला। उसके बाद में नारी, ये है मेनका गांधी द्वारा, ये भारत में चलाया गया, जो ये भी विकल्प भी भारत में है, यूपी के अंदर, लेकिन वो सिर्फ सरकार को है, वो सारा लिया गया। हेल्पलाइन नंबर 112 1090, ठीक है, जैसे बच्चों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर, ये आपको याद रखना, ये मेरे हिसाब से पेपर में आएगा, बच्चों से संबंधित, बच्चों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, 1090 181, ये शायद इस हेल्पलाइन महिलाओं से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। बच्चों से 1098 फिक्स आपको याद रखना है। और इसमें आगे बताया गया क्या, देखो इसके अंदर आपको कुछ ऐप भी है, जैसे बी सेफ, चिल्ला, स्मार्ट 24x7, ये महिलाओं से संबंधित कुछ ऐप बनाए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस ने हाल ही में जो ऐप तैयार किया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, उस ऐप का नाम है हिम्मत। ये सब करवाए हुए हैं, सिर्फ आज रिवीजन है, थान फटाफट बता दूं। स्मार्ट 24x7, तो ये इसमें जुड़े हुए सारी बातें आपको बता दी है। डाकन प्रथा यानी उस पर रोक लगाने वाले अपने बात करें तो मेवाड़ भील कौर उसकी स्थापना कब हुई थी, 1841 के अंदर हुई थी। और इसके एक व्यक्ति ने मतलब कि किसी डाकन गए, वो कहता नहीं, मतलब कि शब्दों संबोधित करो या प्रताड़ित करो, भीम की हत्या कर दी ही। तो महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा सालों पहला प्रयास किया गया और डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी उदयपुर के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम का मतलब यही होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई महिला है उसको अपने इस प्रकार शब्दों संबोधित करते हैं कि आज सुबह सुबह तेरा मुंह देख लियो डाकन मेरा छोरा न खागी, ठीक है। ऐसे जो शब्दों का प्रयोग करते हैं तो डाकन है, तेरी शकल ढंगी को नहीं, ठीक है, तुम्हारे घर में हमारा बेटा न खाए, क्यों ब्याह हो जाए और छोरा की एक्सीडेंट हो, मृत्यु होगी, तो ये उस लड़की का भाग कर्म लिखे हुए हैं सबके, बे होना ही है, बन कोई टाल कौन सका नहीं, लेकिन दोष उसको देना, उसको प्रताड़ित करना, ये उनके लिए है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। डायन प्रताड़ना के लिए दंड धारा 4 में ध्यान में रखना है, 1 को 5 वर्ष 50,000 रुपया जुर्माना, सब करवाए हुए हैं, बस आपको याद रखना है। डाकन प्रथा में रोक कब लगी गुरु जी, 1853 में, 1853 ईस्वी। नेक्स्ट, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम ये लागू 1 अप्रैल 1972 में हुआ था। इसके अंदर 312, 313, 314 ये धाराएं इसमें याद रखनी है, और 315, 316, 317, 318 ये धाराएं आपको जन्म पूर्व लिंग परीक्षण अधिनियम, उसके अंदर ध्यान रखना है। नवजात के शिशु के जन्म को रोकना, जन्म के बाद उसकी मृत्यु करना, जन्म के बाद मृत्यु करना। 17 के अंदर ध्यान में रखना है 12 वर्ष से कम आयु के लड़के को बाहर नहीं, 12 वर्ष से कम आयु का अगर कोई लड़का है तो उसको आप बाहर नहीं भेज सकते, ठीक है। ओके भाई, 318 के अंदर बात करें अपने, तो इसके अंदर क्या होता है, 318 में बोल लीजिए भी कौन, देखो 318 के अंदर, अरे अपहरण करना, अपहरण नहीं, कोई मृत शिशु को अपने पास रखना, ठीक है। यहां 312 में किसी महिला या पुरुष द्वारा किसी महिला का गर्भपात की जांच करवाना, ठीक है, यानी जांच करवाना नहीं, गर्भपात करवा देना, उसकी मृत्यु हो जाती है। 313 में बिना वजह के गर्भपात करवाना। 314 के अंदर गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाए, वो ध्यान में रखनी है। पहले गर्भपात जो है 12 सप्ताह था, अब इसको बढ़ाकर 24, मतलब न्यूनतम गर्भपात 12 सप्ताह है और अधिकतम जो है अवधि वो 24 सप्ताह कर दी गई है। पहले 20 सप्ताह थी, अब 24 कर दी गई है। ये 24 सप्ताह जो है ये
हाई कोर्ट के आदेश अनुसार, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट जो भी लगता हो उसके आदेश अनुसार होगा। विपरीत कोई परिस्थिति ऐसी, कंडीशन ऐसी आ जाती है तब जाकर यहाँ पर गर्भपात करवा सकते हैं, वरना हम किसी महिला का गर्भपात नहीं करवा सकते। कोई भी महिला अगर उसका गर्भपात करवाना है यानी उसका यौन शोषण हुआ है या उसके साथ कोई घटना घटी हो तो आप गर्भपात करवा सकते हो, वैसे आप गर्भपात नहीं करवा सकते। तो अब ये जो है ये 24 कर लेना दोस्तों, ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी ये धाराएं हैं, पढ़ लेना आप पीडीएफ के अंदर। पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1 जनवरी 1996 को लागू होता है। गर्भवती महिला की आयु 35 वर्ष से ज्यादा हो, किसी महिला को 2 या 2 से अधिक स्वतः गर्भपात हो चुका हो, या मानसिक बुद्धि या उसके परिवार में कोई आनुवंशिक रोगों का इतिहास रहा हो, गर्भवती महिला किसी नशीली या अन्य रसायन में संक्रमण हो, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है मुख्य रूप से, तो नोट कर लो इसको। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम बिल्कुल 312 में कोई भी महिला जो होती है ना वो पुरुष के किसी भी पुरुष या स्त्री के साथ गर्भपात करवाया जाता है, और 313 बिना सहमति के, और 314 में गर्भपात के दौरान मृत्यु। जन्म पूर्व लिंग परीक्षण अधिनियम वही है, वो नाम ही बस अलग है। अनुवांशिक रोग, लैंगिक अनुवांशिक रोग, हत्याओं, भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए आया था। आवश्यक शर्तें आप लोगों ने लिख ली है, धाराएं मैंने आपको बता दी है। अब अपना आगे वाला जो है वह अनैतिक देह व्यापार अधिनियम। तो अनैतिक व्यापार अधिनियम, इसके अंदर अपने को कारण दिए गए हैं कि अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंदर क्या बोलते हैं 1956 के अंदर कि वेश्यावृत्ति के निम्न कारण हो सकते हैं। के कारण हो सके, या प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से वेश्यावृत्ति के कारण गरीबी भी है, यौन शोषण का शिकार हो जाना, माता पिता का दुर्व्यवहार, मनोवैज्ञानिक, ये सारे जो कारण आपके सामने है, क्योंकि आप इसको नोट करते रहे। लगातार ज्यादा नहीं बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि थारी शाम ने भी क्लासा ली ही, रात 3-3 दिन की घंटा की भी क्लासा ली ही, भी बाद में एक ही रात के अंदर सारी क्लासा रिकॉर्डिंग करी गई। तो यहाँ 1956 के अंदर अपने बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि संशोधन कब किया गया था। संशोधन कब किया गया था, तो 1986 में, ठीक है। 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को गैर कानूनी संभोग कार्यों में लगाना, ठीक है, गैर कानूनी संभोग के लगाना या बेचना, जो 366 ए बी 372 373 वो धाराएं इसी से संबंधित है। कुछ आगे बातें भी है, जैसे ये, इसका पूरा नाम सुनिए। पूरा नाम है स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम। 1986 में इसका नाम बदला गया और संशोधन के बाद 26 जनवरी 1987 से यह लागू किया गया था। यदि कोई महिला वेश्यावृत्ति करती हुई पकड़ी जाती है तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है, और यदि कोई महिला सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करती है या वेश्यावृत्ति का प्रदर्शन करती है तो उसको यहाँ पर 3 माह की सजा का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। यदि 18 वर्ष की आयु से पहले वेश्यावृत्ति का कोई कार्य करता है तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगर कोई आदमी या महिला वेश्यावृत्ति के पैसों से अपना जीवन यापन करते हैं तो उन्हें अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यदि कोई बालक अवयस्क से वेश्यावृत्ति कराता है और उसकी कमाई प्राप्त करता है तो 7 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ये मुख्य रूप में इसमें बातें हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप याद कर सकते हो कि वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ी जाए 7 साल की सजा है, और 366 ए बी ये अपने पहले पढ़ चुके थे। और इसके आगे कुछ बातें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है कि तलाशी लेना, ठीक है। तलाशी लेना, पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के किसी स्थान की तलाशी तभी ले सकता है जब उसके साथ कम से कम 2 सम्मानित वहां पर नागरिक होंगे और उनमें से एक महिला सदस्य का होना भी आवश्यक है। वेश्यावृत्ति बंद करवाना, यदि मजिस्ट्रेट को किसी माध्यम से यह सूचना मिलती है कि सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर के भीतर किसी स्थान को वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर वो भेजता है। यहाँ पर एसआई रैंक का अधिकारी जा सकता है, एसडीएम जा सकता, मजिस्ट्रेट तो भेजने लग रही है, ठीक है। मकान खाली करवा सकता है। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। 7 दिवस के भीतर उससे जवाब मांगा जाएगा पहले। नेक्स्ट, वेश्यागृह चलाने के लिए दंड। जो कोई वेश्यागृह चलाता है तो प्रबंध करता है या प्रबंध करने में सहायता करता है तो 1 से 3 वर्ष का कठोर कारावास। इसके अंदर सभी शामिल होंगे, दलाल, मैनेजर, नौकर, जानकारी रखने वाला, कोई मकान मालिक भी, उसको पता है कि यहाँ वेश्यावृत्ति हो रही है वो भी।
वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करना या ले जाना, जबरदस्ती किसी महिला को वेश्यावृत्ति के लिए, जैसे मैंने कहा ना 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को वेश्यावृत्ति के कारखानों में लगाना, वह इन अंदर शामिल होगा। ठीक है, स्वाधार योजना 2001 या 2 से जो चली जा रही है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। और इस महिला एवं बाल विकास द्वारा जो ये मंत्रालय द्वारा स्वाधार योजना चला रही है, इसके अंदर क्या होता है, कोई समाज से बहिष्कृत कोई महिला है, या कोई जेल से छुड़ाई गई कोई महिला है, या वेश्यावृत्ति से छुड़ाई गई कोई महिला है, या कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई महिला है, उन सब के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है, लागू 1 जुलाई 1961 को हुआ था। 10 इसमें धाराएं हैं। दहेज की परिभाषा बता दी थी, हक मेहर की राशि, शरीयत की राशि वो पहले बता चुका हूं। इसके अंदर 2 चीज होती है, स्त्री धन और उपहार, स्त्री धन और उपहार। ठीक है, उपहार वो होता है जो मतलब कि उसके पति को जो दिए जाते हैं सामान, मतलब कि रिश्तेदारों द्वारा, वो इसके अंदर उपहार में शामिल होंगे। स्त्री धन जो होता है वो पिता द्वारा अपनी बेटी को विवाह के अवसर पर दिया जाता है। और ये जो इसमें सजा लेने देने, मुख्य मुख्य धाराएं आपको याद करनी। धारा 3, इसके अंदर लेने या देने के लिए दंड, यानी कोई कहे नहीं सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो ना, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी तभी जब भेजोगे अल्टो कार, यानी वहां पर कोई मांग करना, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें यह नहीं है भी लड़की को, लड़के वाले भी अगर मांग करते हैं या लड़की वाले भी अगर मांग करते हैं तो दोनों के लिए दंड का प्रावधान है। या कोई अभिभावक की जरूरी नहीं है, इसके मतलब रिश्तेदार फूफो मांग ले, मामू मांग ले, काको मांग ले, वो भी शामिल होंगे। नेक्स्ट, विज्ञापन। दहेज संबंधी कोई विज्ञापन नहीं दे सकते। जैसे कि आप सेवा में पुलिस की नौकरी लग गया, अखबार में लिखा दियो फलानो रामलाल और पिताजी को नाम करनी राम, ठीक है, बे आप गए छोरा को ब्याह करने लाग रहा है, छोरो पुलिस का माला गड़ो है जी, आ विंगी हाइट है, ओ विंगो डोल है, पसंद तो माने भी कोनी, लेकिन अब थाना दे रहे हैं, में नौकरी लगे बाद में, इतना दिन बाद में, अब आ विज्ञापन की एड कर दी कोई अखबार वालों, ठीक है, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी को दर्शा दिया, तब वहां पर उसको 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष या 15,000 का जुर्माना। दहेज का हस्तांतरण, धारा 6, मुख्य रूप से ध्यान रखना कि दहेज पर हमेशा महिला का ही अधिकार होता है, यह मैं आपको बता चुका हूं, इसको आप पढ़ लो फटाफट। यदि महिला की मृत्यु हो गई हो तो संतान नहीं है तो अभिभावकों को दहेज दिया जाएगा, अंतरित किया जाएगा। यदि संतान है तो फिर संतान, ये बातें अभी बताकर पहले ही चला गया मैं। 8A, 8B, 9 में राज्य सरकार नियम, 10 के अंदर केंद्र सरकार नियम। संबंधित धाराएं, राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित प्रकरणों की त्वरित सुनवाई के लिए वर्ष 2013 में अपर जिला स्तर के 5 विशिष्ट न्यायालय यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर। ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखा देता हूं मैं, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और भरतपुर। ठीक है, संबंधित धाराओं में 406, 498 ए, 304 बी, ये इसमें धाराएं शामिल है, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये ध्यान में रखना, बीकानेर है, उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, भरतपुर है, ये अपर न्यायालय जो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, इसके अंदर धाराएं 37 अध्याय 5 है। और इसके अंदर घरेलू हिंसा के अंदर ही वो कारण पढ़कर गए थे अपने, शारीरिक हिंसा, मानसिक, लैंगिक और आर्थिक हिंसा। ठीक है, इसके अंदर 5 अध्याय है। पहला जिसमें अपने प्रस्तावना वगैरह की बात करते हैं, दूसरा जो है घरेलू हिंसा की परिभाषा है, घरेलू हिंसा की परिभाषा, ये अध्याय 5 में है। अगर धारा पूछी जाए तो 3 होगी, धारा 3 होगी।
3 में है, अरे संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता की नियुक्ति। और 4 जो है इसके अंदर अपने बात करते हैं 4 के अंदर, तो 4 के अंदर आता है दोस्तों विधि के आदेश और 5 में है विविध। विधि के आदेशों में जैसे धारा 19, धारा 20, धारा 21, ये मुख्य रूप से आपको ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे 20 के अंदर मौद्रिक सहायता प्रदान करना, धारा 21 में अभिरक्षा का आदेश दिया गया है, ठीक है। और धारा 19 के अंदर किए हुए थे, कमेंट करके बता दियो, शायद 18 में तो महिला को संरक्षण होता है, 19 में होता है बच्चों को, मतलब कि 18 से 19, 20, 21, 22 थे, देख लियो। 24 के अंदर तो डेढ़ सर्वोच्च न्यायालय की कॉपी वगैरह जो है मैं बांटने। 19 देख लेना आप क्या है, ये लिखी हुई है ना, 21 तो ये लिखी हुई। 16 में बंद कमरे में सुनवाई, मजिस्ट्रेट को आवेदन 3 दिन के अंदर सुनवाई, 60 दिन के अंदर कार्य का निपटारा। निपटारा 14 में, धारा 14 के अंदर है सेवा प्रदाता द्वारा 14 तामील करवाने से, वैसे से तामील करवाना। अब इस तामील करवाने में सेवा प्रदाता भी आ जाएगा, कोई भी व्यक्ति शामिल हो जाएगा। घरेलू हिंसा की परिभाषा आ गई, संरक्षण अधिकारी को सूचना, पुलिस सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कार्य। 6 में आश्रय गृह के चिकित्सा, फिर प्रोटेक्शन। 8 के अंदर संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है, 9 में उसके कार्य दिए गए हैं, 10 में सेवा प्रदाता की नियुक्ति है। इसमें मुख्य रूप से 16 और 12 आपको ये 2 धाराएं हैं जो याद रखनी है। मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाता है, 3 दिन के अंदर भी पहले सुनवाई कराएगा और 60 दिन के अंदर पूरा कार्य निपटाई कराएगा। 16 के अंदर बंद कमरा में सुनवाई से तात्पर्य क्या होता है कि कोई महिला है, ठीक है, उसके साथ कोई घटना घटी है तो वो वहां पर अपना वकील रख सकती है, अपना कोई भी अभिभावक वहां पर साथ रख सकती है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लियो भी थे, दर्द होने लग गयो रे। कर लिया का नोट? नेक्स्ट चले तो पढ़ो महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिनिधि, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण अधिनियम। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लगातार नहीं की कौन पढ़ो। चलो पढ़ते हैं इसके अंदर महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम। लेकिन मुख्य बातें आपको अंत तक बने रहोगे तो आपको जानकारी यहाँ तक मिलती रहेगी। 1986 का है, मतलब कि कोई महिला की लज्जा न भंग कौन कर सका, आपा बिंगा कोई चित्रण वगैरह ने वायरल कौन कर सका, बे सारी अंदर मतलब गरिमा को उल्लंघन कौन कर सका। अधिनियम की धाराएं हैं वो आपको याद रखनी है। सारी चीजें यहाँ पहले लिखवा दी थी मैंने कि धारा 3 ने महिलाओं का अशिष्ट रूपेण करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिषेध है, पुस्तकों का प्रकाशन व डाक से भेजना इन पर रोक है, सजा का प्रावधान दिया गया है जो यहाँ पर 3-4 का उल्लंघन करने पर प्रथम बार अपराध करने पर 2 वर्ष है और 2000 रुपये जुर्माना और पुनरावृत्ति करने पर 6 माह न्यूनतम और 5 वर्ष अधिकतम 10,000 से 1 लाख रुपए जुर्माना। कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिनियम विशाखा गाइडलाइन वाला है जो आपको याद करना है, लागू 9 दिसंबर 2013। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। आंतरिक परिवाद समिति, प्रत्येक नियोजक कार्यस्थल पर आदेश एक आंतरिक परिवाद समिति होगी। इसके अंदर जो अधिकारी कार्यक्रम एक पीठासीन अधिकारी, 2 अन्य सदस्य होंगे। ये सारा आपको मुख्य रूप से इसकी 2 परिवाद समितियां हैं उनका ही ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। विशाखा गाइडलाइन भी कहते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। विशाखा गाइडलाइन अधिनियम भी इसको बोलते हैं
और कार्यस्थल से मतलब कितने व्यक्तियों का है, 10 व्यक्तियों का समूह है, 10 व्यक्तियों का समूह है, 10 व्यक्तियों का समूह है, ये ध्यान रखना है। सब लिखा हुआ है। जिला अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर या उप जिला कलेक्टर को जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेंगे। स्थानीय परिवाद समिति का गठन, 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य होंगे। ये परिवाद की जांच होगी। आंतरिक जांच समिति 509 में मामला दर्ज करेगी। सारा इसके अंदर मैंने लिख दिया पहले, आगे भी मुख्य बातें हैं उनको आप साथ साथ पढ़ सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ मुख्य बात, 10 दिनों के भीतर आगे रिपोर्ट पहुंची जाएगी, 60 दिन के अंदर ये निपटारा होगा, और अगर नहीं हो तो 90 दिवस के अंदर वो कहीं पर भी, जिसको अपने बोलते हैं ना त्वरित न्याय, 10 + 60 + 90 यानी 160 दिन। ये पूरी प्रक्रिया आपको याद रखनी है। इसके अंदर खेत को शामिल नहीं किया गया, इसलिए तो कामयाब कौन ही हो। नेक्स्ट है 0 FIR। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप ध्यान से सुनना। ये शायद मैंने पहले भी नहीं करवाई आप लोगों को, तो ये आपकी काम की चीजें हैं। 0 FIR, अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस थाने में संज्ञा प्राप्त, मतलब कोई आप आदमी या बिना पता चला बठा घटना घट रही है, वो बिंगी वो सूचना दे दे, तो वो कहकर सी थाना वालों भी नोट कर ले 00 अंकाऊ, ठीक है। फिर उसको क्या करेगा, दूसरे थाने में स्थानांतरण कर दिया जाता है। ये देखो, इसको बोलते हैं 0 FIR। FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट। कोई भी पुलिस थाना या कोई कर्मचारी या कोई थानेदार आपकी FIR लिखने से आपको मना नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है, मना कर दिया जाता है, तो आप डायरेक्ट मौखिक रूप से, लिखित रूप में, कैसे भी करके आप SP के सामने, पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हो सकते हो। ये आपका अधिकार है दोस्तों, ठीक है। बाकी ना जानो पड़ा बहुत ज्यादा बढ़िया है। इंटरनेट पर सुरक्षा IT एक्ट, महिला की सहमति के बिना उसकी तस्वीर या वीडियो इंटरनेट पर, वही उसमें महिला अशिष्ट रुपये प्रतिशत अधिनियम में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान में रखना है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी दिवस भी पूछ सकते हैं कि यह कब मनाया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निर्भया कांड 2012 में एक्ट है जो 2013 का है। लोकसभा में पारित कब हुआ था, ये सारी बातें हैं। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए, ये आपको यहां पर याद रखना है। उद्देश्य, नाबालिग आरोपी को मृत्यु दंड, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, बिल्कुल 20 वर्ष की सजा का प्रावधान। निर्भया केस की सुनवाई करे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा है। निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा है। निर्भया भवन राष्ट्रीय महिला आयोग के भवन का नाम रखा गया है। ये भी चेंज, ये मुख्य फैक्ट हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर है, ठीक है। ये चारों तारीख याद कर लेना। आगे चलते हैं। बालिका दशक कब था, 1990 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 में राजस्थान के अंदर किस जिले से शुरू की गई थी, झुंझुनू से शुरू की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व मैक्सिको नॉर्मन ई बोर लोग याद कर लियो सगई। ये महिला दिवस 2020 की थीम है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स, ये मुख्य रूप से आपको याद होनी चाहिए। पढ़ी जानो है ना बस, और की होने नहीं। आंखा में छपा लो भाई, ए उत्तर हा, ए ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी ने भारत की पहली प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, यानी आयरन वुमेन ऑफ, लेडी आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। राजकीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली, प्रियंका कानूनगो इसकी अध्यक्ष है। 3 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कुल सदस्य 6, जिन्हें मतलब कि कुल सदस्य 6 होते हैं। इनको कहां से चुना जाता है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 23 फरवरी 2010 का है। संगीता बेनीवाल आपको याद रखना है, और इसमें 2 महिलाओं का होना आवश्यक है, ये भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो और इन बातों को याद करते रहो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मैंने भी उठाया था ना, जी कर तो गुरु जी माने मन कौन करने ला रहे हो, और जीवड़ो मेरी भी आत्मा दुखन लाग रही है, ठीक है। 3 दिन की छुट्टी ले रहे हो, तारा ही में लगे रही हो, ठीक है। तो लेकिन आपको बस सफलता हासिल करनी है। बाल विवाह, राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत जोधपुर, ठीक है। वाल्टर हितकारिणी सभा के निर्णय अनुसार 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप द्वारा ये यहाँ पर ध्यान रखना है। शारदा एक्ट 1929 का है, हरविलास शारदा का, जो कि अजमेर के रहने वाले थे, अजमेर से संबंधित थे, ये ध्यान रखना। 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। उनकी पुस्तक ये है। जब शारदा एक्ट लागू
मतलब कि जब बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ था तब ये एक्ट क्या निरस्त हो गया था, ये ध्यान में रखना है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का है, लागू 10 जनवरी 2007। जो कोई बालक विवाह को संपन्न करेगा, जो बाल विवाह को संपन्न करेगा 2 वर्ष का कठोर कारावास है। बाल विवाह सबसे ज्यादा कब होते थे? आखा तीज को होते थे, और आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। कोई भी महिला कारावास से दंडित नहीं होगी। कोई ब्याह में जीवन भी गयो तो वो भी इंग अंदर दंडित होवेगो, ध्यान राखियो। अरे ये आ गया। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश पर बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, 1986 में लागू हुआ था। संशोधन करके इसका नाम बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम रख कर दिया गया। 6 घंटों से अधिक बालक को काम में नहीं लगाया जाएगा। 3 घंटों से अधिक कालावधि नहीं होगी। 3 घंटे के 1 घंटे का विश्राम होगा। 7 से प्रातः 8 बजे के बीच काम नहीं करवाया जाएगा। ये इस अधिनियम की मुख्य बातें हैं, इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों, नोट कर रखो सागे सागे। बाल श्रम जुड़ेड़ा अनुच्छेद भी याद रखियो, अनुच्छेद 23, 24 जो करवाए हुए चलाया गया अभियान, बाल कौशल योजना, मजदूरी से शिक्षा की ओर अभियान, बचपन योजना, ठीक है, ये भी आपको मुख्य रूप से याद होनी चाहिए। सुनते रहो और लिखते रहो। इस अधिनियम की 2 श्रेणियां हैं। ऐसा बालक जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की वो रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखना। और इस प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को हुई, ये भी लिख देना है। जोखिम कार्यों वाले व्यवसायों पर नहीं लगाया जा सकता। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, निःशुल्क के लिए पहले अपने एक पर्षा देश है वो, फिर इंग्लैंड आया था। इंग्लैंड के बाद में बड़ौदा रियासत में, बड़ौदा रियासत के अंदर सियाजी गायकवाड़ है, उन्होंने प्रयास किए थे। फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में प्रयास किए थे। बिंग बाद में राज्यसभा में हस्ताक्षर किया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। राष्ट्रपति महोदय यही थी उस समय। राजस्थान के अंदर ये लागू 1 अप्रैल 2011 से हुआ था, और भारत में ये लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ था। ये तारीख दोनों में कंफ्यूज करती है और गलत प्रश्न यहीं पर होता है। इन दोनों का अंतर समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में संशोधन किया गया था राजस्थान में। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, और इसी के द्वारा वो ऐप चलाया जा रहा है। वो भी कौन सा है? विद्या लक्ष्मी ऐप है, विद्या लक्ष्मी ऐप है। किशोर न्याय अधिनियम 2015, इसमें 10 अध्याय व 112 धाराएं हैं, इसको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम 2000 ईस्वी में लागू किया गया था, और बाद 2006 व 11 में इसमें संशोधन किए गए। 15 में व्यापक परिवर्तन, इसके अंदर ध्यान रखना है। लागू 15 जनवरी 2016 को। तो आप इसको नोट करते रहें साथ साथ में। 1980 में सबसे पहले आया था, जिसे 2000 में लागू किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन संशोधन वाली दोनों बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है। 10 अध्याय, धाराएं 112, ये मुख्य रूप से आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, धारा 10 में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पकड़ा जाना बाल कल्याण पुलिस अधिकारी CWPO के प्रभार में रखा जाएगा। 24 घंटे के भीतर उसको पेश करेंगे, हथकड़ी वगैरह नहीं लगाएंगे। बाल कल्याण समिति में प्रश्न पूछा जाए कि इसमें कितने अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, तो कितने अध्यक्ष व सदस्य होते हैं इनको आप यहाँ पर नोट कर लेना। एक समिति का गठन करेगी, 20 बैठक होगी। ये सारी बातें टेस्ट सीरीज के माध्यम और प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको पहले ही करवा रखी है साथियों। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो वो इसके अंदर शामिल होगा। राजस्थान का पहला पोक्सो कोर्ट, हाँ वो जयपुर के अंदर, मैं निर्भया वाला बता रहा था ना, वहां पर ये पोक्सो कोर्ट जयपुर के अंदर है, वो ध्यान में रखना है। वर्तमान राजस्थान में 56 पोक्सो कोर्ट संचालित है। राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना सदर पुलिस थाना धौलपुर, और इसके अंदर फिर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला, ठीक है, प्रवेशन लैंगिक हमला, जैसे यहाँ पर आया प्रवेशन, पहले आएगा लैंगिक हमला, फिर आएगा प्रवेशन लैंगिक हमला, फिर आएगा गुरुतर लैंगिक हमला, फिर प्रवेशन गुरुतर लैंगिक हमला। ये इसमें शामिल जो बातें हैं उनको ध्यान में रखो और इसको आगे
नोट कर लो। अब तो थोड़ी सी बात और रहेगी। पॉक्सो का पूरा नाम भी याद होना चाहिए आप लोगों को, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। बच्चों से साक्ष्य 30 दिनों के अंदर प्राप्त किए जाएंगे। और इसका पॉक्सो का कोई भी दुरुपयोग करता है तो 6 माह की सजा है। अगर कोई मीडिया वाला है या कोई झूठी सूचना देता है उसके लिए भी है। फिर ये प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। यहाँ से कोई भी बात आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस वही 30 दिनों के अंदर साक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे, वो ध्यान रखना। कोई मीडिया अगर बच्चे की बातों का उल्लंघन करता है मीडिया तो बिना 6 माह, झूठी खबर देने पर भी 6 माह, झूठी खबर देने पर भी, घरेलू हिंसा को पतो लागत तो वह वो बतावे नहीं तो बिना भी 6 माह। तो 6 माह की सजा ध्यान में ज्यादा रखनी है। मी टू मूवमेंट, मी टू मूवमेंट, इसके अंदर मी टू के अंदर मतलब कि अपने बात करें तो सबसे पहले हार्वी वाइनस्टीन, हार्वी वाइनस्टीन उसका ध्यान में रखना है। और फिर ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि चलाया गया क्या है मी टू, कि यौन उत्पीड़न और यौन हमले के खिलाफ एक आंदोलन है। इस पर मतलब सोशल मीडिया के ऊपर चलाया गया है ये आंदोलन। इसमें सबसे पहले भारत में तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर आरोप लगाया था और उसके बाद पर्सन ऑफ द ईयर मी टू को 2017 में घोषित किया गया। वो ध्यान रखना। सोशल मीडिया पर जो चलाया गया वो अभियान है। विदेशी जो है वो हार्वी वाइनस्टीन है। एक एलिसा, एलिसा करके भी नाम आता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये क्लास थी, थका हुआ जरूर था, लंबी क्लासें ली थी, 3-3 घंटे की, 3 दिन का ये अवकाश था, आप सभी को भी पता है। उसके बाद में सारी क्लासें आपके सामने जो भी आ रही है वो सारी रिकॉर्डेड ही थी। तो इसलिए कि कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ बातें आपसे हो जाती है तो ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। कुछ गलती हो तो सुधार कर लेना, कमेंट करके बता देना। कई बार बुक में मिस प्रिंटिंग होती है तो आप गूगल वगैरह सर्च कर लेना। और ज्यादा से ज्यादा आप इस पीडीएफ को पढ़कर अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि वो विद्यार्थी क्या है कि कोई भी अछूता ना रह जाए। मेरी ओर से जितना मुझे लगा कि आप लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए इस वीडियो के तहत, वो देने की कोशिश की गई है। बाकी अपना जो संकल्प ऐप है वहां पर भी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। नोट्स वगैरह वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल आपको बता रखा है, यहां से भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।